हेलो डियर स्टूडेंट। आज आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है हाफ ईयरली का 2024-25 उनको अपन सॉल्व करते हैं, जो आज हुआ था 20 तारीख को। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका सेल स्थिरांक का मात्रक, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट हो जाएगी आपकी मीटर इनवर्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है L/L/A। तो जो है आपका मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर ऊपर जाएगा, मीटर इनवर्स आ जाएगा। तो पहले का सी सही है, डन। चलो पहले का सी। उसके बाद में सेकंड है Cu+2 आयन का मैग्नेटिक मोमेंट। तो Cu+2 आयन है तो कॉपर जो है 29 पे, तो कॉपर 29 पे होता है, तो इसका 3D में जो है 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 4s में कितने रहते हैं 1। तो अब +2 है तो एक इलेक्ट्रॉन s में से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा d में से। तो d में कितने बच जाएंगे 9। अगर d में 9 रहते हैं तो डी में अगर 9 रहता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें अनपेयर्ड रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के कारण इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो 1.73 समथिंग मिलेगा आपको, डन। अगर 2 के साथ में आता तो 2.83 मिल जाता। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो 3 ऐसे मिल जाते। तो आगे भी इनको ध्यान रखना है। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है वॉन ऑर्गेल किस धातु का शुद्धिकरण है। ये जो क्वेश्चन है अपना जो पहले पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि तत्वों का निष्कर्षण एक चैप्टर हुआ करता था, उनमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से ये उठाया गया है। तो वॉन ऑर्गेल विधि जो है वो जिरकोनियम धातु के शुद्धिकरण में करते हैं। आगे देखो ट्राई मैथिल एमीन किस प्रकार का एमीन है। तो इसकी संरचना बना लो भाई, यानी कि ट्राई मैथिल एमीन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के यानी कि 3 मैथिल है, 3 मैथिल 1 मैथिल 2 मैथिल 3 मैथिल। इनका मतलब ये इसकी संरचना होगी ट्राई मैथिल एमीन। हम देख लो ये नाइट्रोजन कौन सी डिग्री का है ना। तो 3 R जुड़े हुए, तो नाइट्रोजन के पास एक भी H नहीं है, 3 R जुड़े हुए, तो ये कौन सी डिग्री का एमीन है। तो ये 3 डिग्री की एमीन यानी कि तृतीयक हो जाएगी, डन। उसके बाद में विटामिन B12 अच्छे से समझाया हुआ, साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है, और CO यानी कि CO जो है कोबाल्ट, इनमें जो होगा वो आंसर सही होगा। ऊपर वाला में तृतीयक सही है। अब देखो प्रतीप शर्करा जो है वो जल अपघटन के दौरान जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज देने वाले जो सुक्रोज है, ये प्लस से माइनस इसको इन्वर्टेड शुगर भी बोलते हैं, अपवर्ड शर्करा भी। उसके बाद में केनिजार अभिक्रिया नहीं देगा, तो कौन नहीं देगा, जिसके पास अल्फा H है वो एल्डोल देता है, और जिसके पास अल्फा H नहीं है वो केनिजारो देता है। तो किसके पास अल्फा H है वो देखना अपन को। देखो इसके पास अल्फा H नहीं है, इनके पास भी देखो C से 3 Cl जुड़े, इनके पास भी अल्फा H नहीं है। और लास्ट वाले डी पे देखो, इस कार्बन पर देखो 3 CH3 जुड़े हो, आपने पेपर में देखना थोड़ा स्पष्ट दिख जाएगा, 3 CH3 जुड़े हो। ये भी मतलब जो है केनिजारो देगा, ये तीनों केनिजारो देगा, क्योंकि तीनों पे अल्फा H नहीं है। देखो इसमें देखो ये जो CHO है, CHO के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से देखो 2 H जुड़ी हुई है। तो ये जो होगा ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। वह अभिकर्मक जो एल्डिहाइड यानी कि एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों के साथ क्रिया करता है। तो देखो ये टोलेन सीफ फेलिंग ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ क्रिया करते हैं, कीटोन से करते ही नहीं है, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ ग्रीनियर जो रिएजेंट होगा वो यहाँ पर से होगा, जो दोनों से रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड से भी रिएक्शन करेगा और एसीटोन से। तो एल्डिहाइड से अगर रिएक्शन करता है ग्रीनियर अभिकर्मक, तो आपका जो है वो एल्कोहल बनाता है, एसीटोन से भी एल्कोहल बनाता है, ध्यान रखना 2 डिग्री 3 डिग्री वाले, है ना। चलो डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 होते हैं, कौन कौन से, जैसे वो राइबोस शर्करा, उसके बाद में फास्फोरिक अम्ल, और आपका एक जो क्षारक होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ फास्फोरिक होगा ना कि फास्फोरस, ध्यान रखना है ना। चलो ये भी है, ये सारे लगभग जो मैंने टेस्ट लिए स्टूडेंट्स के उनमें सही ही आए हैं। देखो एमिनो अम्ल जो है असमित कार्बन परमाणु नहीं होता है, असमित यानी कि असिमेट्रिक। और देखो ग्लाइसिन जो है यहाँ पर इसमें जो है वो असमित नहीं होता है, यानी कि इसमें 2 H आ जाते हैं, है ना। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर देखो, ऊपर भी H नीचे भी H, और इधर NH2 और इधर COOH, ये इसकी संरचना होती है। एक एनालाइन होता है, इसकी जगह H की जगह R होता है। तो यहाँ ग्लाइसिन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डन। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन जो है वो आपका वैसे तो ये सारे तब बढ़ते हैं जब अणुभार बढ़ता है ना। अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है,
ना। तो क्वथनांक गुणन आप ऐसे भी कह सकते हो मोललता के समानुपाती होता है, मोललता भी इसमें सही रहता है। और आप कहते हो अणुभार बढ़ने पर, या फिर अपन कहते हैं MB या M2 बढ़ने पर ये बढ़ते हैं। अब देखो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है, ये भी NCERT में नहीं दे रखा लेकिन पूछ लिया है, कैल्सीफेरोल इसका नाम ध्यान रखोगे, कैल्सीफेरोल। एक सेकंड लिख देता हूँ ऐसे ऐसे, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है ना। चलो उसके बाद में प्रोटीन में उपस्थित बंध, तो प्रोटीन में ये जो बंध होता है वो आपका पेप्टाइड बंध होता है, और पेप्टाइड बंध ये ऐसे वाला CONH ये वाला बंध रहता है प्रोटीन में, ठीक है। उनके बाद में देखो आइसोब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम, तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल पहली बात तो इसको बना लो भाई, आइसोब्यूटिल एल्कोहल को, जैसे कि आइसोब्यूटिल एल्कोहल है तो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 1 2 3 और ये वाला 4। अब एल्कोहल है तो एल्कोहल को यहाँ OH लिख दो। अब देखो यहाँ पर 1 2 3, यानी कि 3 पे क्या है मैथिल, और 1 पे क्या है ये ओल, तो यानी कि 1 और 2 पे मैथिल है भाई, 2 पे जो मैथिल है और प्रोपेन, और फिर 1 ओल, 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल, ठीक है, बोल दिया मैंने, 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल। देखो क्या 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल, डन, ओके। चलो नेक्स्ट है द्विक लवण जल में वियोजित होकर, बिल्कुल द्विक लवण जल में वियोजित होते हैं, और जितने भी उनमें आयन हैं उनके सभी प्रकार के वो आयन बनाएंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के या सभी प्रकार के वो जो इसमें होते हैं वो आयन देते हैं इनमें, ठीक है। अब देखो सुनो, लेंथेनाइड तत्वों के मिश्र धातु को अपन क्या कहेंगे, मिस मेटल, यानी कि मिस धातु है ना, MISH या फिर M, और जो है इस तरीके से, चलो लिख ही देता हूँ, ये मिस मेटल भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो उनके बाद में अपन बात करते हैं हेनरी लो, और हेनरी लो क्या कहता है भाई, हेनरी लो में ये तो आपको ज़रूर लिखना था कि भाई इनकी अगर नाम में पूरा आता है कि भाई कोई भी जो है द्रव है जो अगर गैस में घुला हुआ है, द्रव में गैस घुली हुई है, तो वो द्रव के ऊपर उस गैस के आंशिक दाब के सीधे समानुपाती होता है, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये X के, है ना, मोल अंशों के, है ना, मोल भिन्नों के। तो इसको अगर समानुपाती का हटा दो निशान तो P बराबर KHX ये मिलता है, यहाँ KH हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। जो आपका वो सोडा वाटर वाली बोतल वगैरह ये सारा हेनरी के नियम के आधार पर, यानी कि जितना ज़्यादा पी दोगे गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी द्रव में, है ना। उसके बाद में प्राषण दाब, प्राषण दाब का जो है ये क्या होता है, तो प्राषण को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य अगर अपन बोल दे दाब, तो वो प्राषण दाब ये सिंपल सा है भाई। अगर तीसरा देखे तो तीसरा में सीधी यानी कि अभिक्रिया की कोटि पूछी है तो सीधा पीछे देखो सेकेंड इनवर्स इसका यूनिट देखो, सीधे ही पता चल जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर आएगा इसके लिए के का। और ईथर में ऑक्सीजन परमाणु के लिए संकरण, पहली बात तो ईथर क्या होता है, तो ROR यही होता है ईथर। अब देखो O पे 2 लोन पेयर ये रे, अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन सीधा ही निकालना है तो देखो 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, तो 2 + 2 कितने हो गए 4, और n का मान जिसका भी 4 आता है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, n का मान 4 जब भी मिले तब हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3 होगा, sp3, ठीक है, sp3, ठीक है। तो ये इसका संकरण था। अब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म्स हम सार से कराना पर, देखो फिनॉल जो है वो AROH और AROH की अभिक्रिया जब भी आपको क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 और इसके साथ KOH ले लो, भले ही NaOH ले लो, जब भी इसके साथ कराओगे तो यहाँ जो फिनॉल है, फिनॉल के जो ऊपर OH है ना, OH, और यहाँ साइड में लग जाएगा यहाँ CHO मतलब एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड लग के, और यहाँ जो ये जो एक तरीके से राइमोटिमान अभिक्रिया है, राइमोटिमान है ना, तो बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH और साइड में यहाँ जो है वो CHO, इसे बोलते हैं सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। और इससे सैलिसिलिक एसिड भी बनता है, ध्यान रखना, यहाँ COOH भी आ सकता है, ओके। दोनों बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन NCERT में ये CHO वाली बना रखी है, दोनों बना सकते हो, कोई सैलिसिलाइड और सैलिसिलिक, यानी कि CHO की जगह COOH भी लिख सकते हो। अब देखो सुनो, हिंसबर्ग रिएजेंट और हिंसबर्ग रिएजेंट जो है उनका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, वैसे इस हिंसबर्ग रिएजेंट की संरचना ही लिखनी है, चलो बढ़िया बात है। देखो बेंजीन के साथ में S, ये ऊपर O, नीचे O, और ये Cl, ये होती है इसकी संरचना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, डन।
चलो, उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न है। लघुत्रात्मक प्रश्न जो आपके डेड नंबर के हैं, ठीक है। आपको ईयरली में, हाँ, वार्षिक में जो आपको पेपर मिलेगा वो 56 नंबर का मिलेगा, ध्यान रखना। इस बार तो आपका जो पेपर था वो आपका कितने नंबर का था, 40 नंबर का, है ना। चलो ठीक है, उसमें जो नंबर डिवाइडिंग वगैरह सारी कर रखी है, तो उस हिसाब से अब जो भी आपने कुछ मान लो रह गया है तो उनको ज़रूर पढ़ना है ना। चलो, उनके बाद में ये लघुतात्मक प्रश्न है चौथा। 400 केल्विन ताप पर विलयन का प्रश्न दाब दे रखा है, देखो 0.821, ठीक है। प्रश्न दाब मतलब पाई, है ना, पाई दे रखा है आपको, और ये सांद्रता मोल पर लीटर में ज्ञात करनी है। तो देखो फॉर्मूला कौन सा, यहाँ पर पाई बराबर CRT, ठीक है। अब अपन को निकालने क्या है, सी निकालनी है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, पाई बराबर CRT को अपन ऐसे लिख सकते हैं, सी बराबर पाई RT, सी बराबर पाई RT, है ना। तो पाई कितना दे रखा है, देखो 0.821, और आर कितना दे रखा है, ये सेम ही दे रखा है 0.821। लेकिन सुनो, ये पाई जो है वो आपका इस साइड में मिला आपको, है ना। तो एक तरीके से आप इसको पहले अपन इधर रख देते हैं, एक सेकंड, इसको और सिंपल बनाते हैं अपन, है ना। कि भाई पाई का मान यहाँ क्या है, 0.0821 बराबर सी आपको निकालना है, इंटू आर क्या है, जो आपका आर जो 0.0821 यही दे रखा है, और इंटू में क्या दे रखा है, 400। तो यहाँ जो बराबर है, ये वैल्यू कट गई, और सी इंटू 400 हो गया। अब उनको सी निकालना है, तो सी बराबर 1/400, है ना। तो यहाँ आपको सी मिल जाएगा, सी बराबर 0.0025 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये ज़रूर लगाना पीछे, मोल पर लीटर, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अच्छे से 2024 में भी पूछ रखा था, है ना। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट HCl वगैरह भर के, है ना। ये तो कर रहा होगा, सब नहीं कर रहा होगा। देखो मोलरता, है ना, मोलरिटी, तो मोलरिटी पूछी है, तो मोलरता क्या होती है, देखो विलेय का मोल यहाँ कितने मिल जाएंगे तुम्हें, 12 अणुभार अपन करोगे तो यहाँ पर भार कितना है, 5, NaOH का कितना होता है, 40, ठीक है, अणुभार, ठीक है। अब कितने में निकालना है, 500 में, है ना। तो 500 में आप निकालोगे तो यहाँ आपको लगभग, यानी कि जीरो, ये 3 जीरो कट जाएंगे, है ना, 5 5 गए ना, 1/4 समथिंग आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो इसका आंसर जो ये हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से विलेय के मोल और ये विलाय का करना है आपको आयतन वगैरह, डन। चलो चलो चलो, अर्धायुकाल ये क्या होती है भाई, तो अर्धायुकाल यही है कि भाई जो कोई भी रिएक्शन है उसमें जो कंसंट्रेशन है अभिकारकों की, है ना, वो प्रारंभिक सांद्रता जो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है उसके 50% तक अगर वो पहुंच जाए तो ये एक तरीके से हाफ लाइफ है, अर्धायुकाल है। और प्रथम कोटि के लिए हाफ लाइफ पूछी है आपको, बहुत सिंपल सा है इसमें तो प्रथम कोटि के लिए कि टी हाफ बराबर 0.693/K, डन। आगे चलते हैं। हाँ, संकुल यौगिक बनाने के 3 कारण, सिंपल से कारण लिख दो। संकुल यौगिक कैसे बनते हैं भाई, देखो एक तो जो ये संक्रमण धातु हैं, ये संक्रमण धातु के जो आउटर मोस्ट सेल होता है, बाहरी कोश में होता है, बाहरी कोश में खाली कक्षक पाए जाते हैं, कैसे, रिक्त कक्षक, और रिक्त कक्षक में आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं भाई लिगेंड। दूसरा कारण ये लिख दो कि इनमें धातुओं का आकार छोटा होता है, कम होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तब ये आसानी से बना देते हैं। और एक कारण और लिख दो कि भाई इस धातुओं पर आवेश ज़्यादा होता है। आवेश कब ज़्यादा होगा भाई, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर उसके ऊपर कौन सा चार्ज लेकर आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इसका जितना ज़्यादा +2 +3 +4 बढ़ता रहेगा उसका आकार छोटा होता रहेगा, और आसानी से ये जो है मेटल्स के साथ लिगेंड जुड़ जाएंगे, डन। मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इनका उदाहरण देना आपको। तो मिश्र धातु, बिल्कुल मैंने ये कहा था संक्रमण धातुओं में 14 गुण हैं, 14 गुणों में क्यों वाले कारण जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही हुआ, देखो क्यों वाले प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। ये पिछली बार जो 2024 में ये ईयरली था, उस टाइम शायद ये पूछा था उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं क्यों संक्रमण धातुओं में, है ना। तो इनके 14 के क्यों वाले कारण जरूर पूछे जाते हैं। तो देखो मिश्र धातु बनाने का क्या कारण है, क्योंकि मिक्स मेटल बनाने के लिए लगभग आपके जो संक्रमण धातु होते हैं,
और संक्रमण तत्वों के जो धातु है उनका परमाणु आकार लगभग दूसरे तत्वों के समान होता है ना। और यानी कि इसमें त्रिज्या में भी ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 15% से अधिक नहीं रहता, तब ये आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। जैसे कि कॉपर प्लस जिंक है ना, यानी कि पीतल जो है वो तांबे प्लस जिंक से बनता है, ये सारे मिश्र धातु ही हैं। चलो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एरिल हैलाइड नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो एरिल हैलाइड होते हैं क्या, देखो बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या होते हैं, हैलाइड। तो ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन, नाभिक से नहीं मतलब NU-। अगर मैं इस NU- को इसके ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक करूँ तो देखो कैसे अटैक हो, ये पहले ही रेजोनेंस होकर यहाँ आंशिक डबल बॉन्ड आ जाते हैं और आंशिक दो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, अतः ये NU के प्रति कम क्रियाशील हो जाएंगे, नाभिक से नहीं के प्रति कम क्रियाशील। ओके देखो डायजोटिकरण अभिक्रिया ही है ना, पहचान लो। इसमें देखो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो केल्विन में होता है 273 278, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ एनिलीन का NN2 के साथ में HCl में यहाँ BDC बन जाएगा। BDC का मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये वाला बेंजीन, और ऊपर N2+ और Cl- ये वाला बनेगा बीच में। तो फिर देखो यहाँ H2O दे रखी है, जल, और जल के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये ऊपर वाला N2+ वगैरह हट के यहाँ जो है वो आपका फिनॉल बन जाएगा। हाँ ये अभिक्रिया कर रखी है अपन ने। देन एनिलीन वाले में एनिलीन से क्या क्या बना सकते हैं, ये ना 9वें चैप्टर में एमीन वाले में। ओके तो बड़ी सिंपल अभिक्रिया, देखो 1.5 नंबर की रिएक्शन है वो। चलो उसके बाद में उत्प्रेरक की उपस्थिति और अनुपस्थिति में अभिक्रिया का आरेखीय निरूपण बड़ा सिंपल है, टेस्ट में बार बार पूछा हुआ है, देखो है ना। उत्प्रेरक की अगर प्रेजेंस होती है तो ये है वो कम रहती है, और उत्प्रेरक की प्रेजेंस नहीं आती है तो ये ज़्यादा रहती है। ये यहाँ यानी कि सक्रियण ऊर्जा वाला है, ठीक है, जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, और ये उत्प्रेरक की एब्सेंस में ऊपर वाला, ठीक है। अब log K और 1/T के बीच में RNA वाला है, ठीक है, और RNA सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऑफ ग्राफ log K और 1/T में आपको है ना इस तरीके से नीचे की ओर मिलेगा तुम्हें। ओके ये आपको ढाल मिल जाएगी, ये वाली ढाल है ना, ये अंत्यखंड वगैरह। चलो उनके बाद में अपन बात करते हैं डार्जन। देखो डार्जन नाम नहीं दे रखा लेकिन रिएक्शन जरूर दे रखी है। तो ये होती है एल्कोहल के साथ में SOCl2 यानी कि थायोलिन क्लोराइड प्लस HCl। जरूर नहीं आपको डार्जन से ही पूछे, ये आधी रिएक्शन इससे भी पूछ सकता है। यहाँ OH हट के यहाँ RCl लग जाएगी, साथ में SO2 गैस है, वो SO2 गैस रिलीज हो जाएगी और HCl पिरिडीन के द्वारा अवशोषित हो जाता है, यहाँ पिरिडीन भी लिया जाता है। ये डार्जन प्रक्रम है ना, ये एल्किल हैलाइड शुद्ध माध्यम में मिलती है। डन। चलो तो नेक्स्ट वुड्स अभिक्रिया है ना, तो वुड्स अभिक्रिया करते हैं। देखो वुड्स अभिक्रिया कुछ नहीं है, आपको एल्किल हैलाइड ले लेना है 2 और उसके साथ में Na ले लेना है, ड्राई ईथर ले लो, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप जब रिएक्शन कराओगे तो ये जो Na है या 2 Na ले लेना, 2 NaX बाहर निकल जाएंगे और RR यानी कि ये बन जाएगा वुड्स। डन। चलो उनके बाद में अपन देखते हैं यानी कि बड़े वाले पर्सन जो ईंधन सेल का बच्चा जो है एक तरीके से अच्छा ये है H2 और O2 जो है वो एक तरीके से आते हैं, और ये जो फ्यूल यानी कि कम प्रदूषण होता है इनसे। चलो ये नामांकित चित्र तो आप जानते हो, ये वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात करते हैं अपन, देखो लैम्बडा एम कैसे निकालोगे, तो लैम्बडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन कप्पा लैम्बडा एम बराबर कप्पा कितनी दे रखी, देखो 0.01 और कप्पा इंटू 1000 कर लो 1000, और अपॉन में सी कितना दे रखा है, सी 0.05। बस सर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, ये तो है क्या कि भाई हाँ इतना इसमें वो फिक्स दे रखा है ना। तो देखो आगे देखो शुष्क सेल का नामांकित चित्र, ये तो करवाया हुआ कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो इसमें लैम्बडा एम कैसे निकालनी है, तो इनका देखो किसका निकालना है, लैम्बडा एम एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्बडा एम में CH3COOH, और CH3COOH में देखो बराबर करके मैं किन किन की जोड़ दूँ, देखो 3 जनों की दे रखी है, KCl की, फिर HCl की, और फिर किसकी दे रखी है CH3COOH की दे रखी है, यानी कि CH3COOH मतलब पोटेशियम एसीटेट, और HCl हाइड्रोक्लोरिक, और ये तीनों। तो पोटेशियम एसीटेट की जोड़ दें, पोटेशियम एसीटेट में क्या आता है भाई CH3COOH इनको, और HCl ये वाला HCl, इन दोनों को जोड़ दूं, और KCl में से मैं KCl को माइनस निकाल दूं। KCl में मतलब ये और ये K और Cl निकल जाएगा, तो को पीछे क्या बच जाएगा CH3COOH और ये H।
तो CH3COOH की, तो इनको जोड़ना है CH3CO के, तो CH3CO का तो है तो 91 और HCl का कितना है 425, 91 और 425 जोड़ देना और माइनस क्या निकालोगे, ये जो स्टार्टिंग में कितना दे रखा है 100 कितने है 25 है क्या, तो ये 125 बाहर निकाल देना है ना, तो आपका यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा लगभग 425 91, यानी कि माइनस करोगे तो लगभग 391 समथिंग मिल जाएगा तुम्हें। डन, ये इस तरीके से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 16वां, तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड में यानी कि ओम्स गप्स अपने एक ट्रिक बताई थी, ओम्स गप्स, तो ये देखो इतना पूछ लेता तो तुम्हें फिर क्या करते, ये तो सबसे स्टार्टिंग वाला ही पूछ लिया है ना, बड़ा सिंपल है। ओम ऑक्जेलिक एसिड ये वाला COOH, और ये भी देखो COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है। बीच में एक CH2 रख दूँ तो मेलोनिक, 2 CH2 रख दूँ तो ओम्स यानी कि सक्सेनिक है ना, G मतलब ग्लूटेरिक 4 रख दे, बीच में 4 है तो एडिपिक वगैरह, तो इस तरीके से। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, और कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 है, तो एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में आप 2 समान प्रकार के ले लो, CH3 CHO, ये वाले 2 ले लो ऐसे CH3 CHO, तो आपको इस तरीके से यानी कि एक का अल्फा H जो है वो अटैक करेगा दूसरे वाले कार्बन पे, और दूसरे वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो एक तो आपको ये मिल जाएगा CHO, और दूसरा आपको मिल जाएगा, यानी कि टोटल कितने 4 कार्बन है, तो दूसरा आपको यहाँ मिल जाएगा OH, तो एक मिल गया OH और यहाँ मिल गया CHO। डन, और आगे रिएक्शन कराते हो तो यहाँ ये OH और H हटके और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड भी आ जाता है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी असंतृप्त यौगिक जो है ना, अल्फा बीटा असंतृप्त जो आपका ये एल्डिहाइड मिल जाएगा। डन, चलो उसके बाद में अपन करते हैं, देखो ये वाले तीसरी जो रिएक्शन है COOH के साथ में अमोनिया दे रखा है, तो इसमें यही दे रखा है, यानी कि आप स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट बना के भी छोड़ सकते हो, स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट बना के छोड़ोगे मतलब बेंजीन, और बेंजीन के साथ में COO, और देखो NH3 पर क्या होता है लोन पेयर रहता है, और ये लोन पेयर जब H+ से रिएक्शन करेगा तो H+ इस NH3 की जगह NH4 आ जाएगा और H+ आ जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर देगा, तो इसका नाम है अमोनियम बेंजोएट, क्या नाम है अमोनियम बेंजोएट, ये बन जाएगा, और ये अमोनियम बेंजोएट जो है साल्ट है। अगर इसकी और रिएक्शन कराओगे गर्म करोगे तो थैलेमाइड, ठीक है, और थैलेमाइड से और रिएक्शन कराओगे है ना, वैसे फाइनली इसका जो है वो प्रोडक्ट जो है अमोनियम, ये तो हट ही जाएगा अमोनियम वगैरह, लास्ट में थैलीमाइड बन जाएगा है ना, तो थैलीमाइड जो है इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो मैं बना देता हूँ बेंजीन, और थोड़ा ढंग से नहीं, चलो इसमें ऊपर CO या नीचे भी CO, और ये जो CC है इससे जुड़ जाएगा NH से, ये होता है थैलीमाइड है ना, ये बन जाएगा। ओके, चलो आगे नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। आगे किसका नाम पूछ रखा है एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का तो बड़ा सिंपल है, जो सिरके में पाया जाता है, फार्मिक जो चींटियों में लाल चींटियों से प्राप्त होता है ना, ब्यूटायरिक वगैरह, तो एसिटिक का पूछा, देखो एसिटिक होता है एथेनोइक एसिड, और एथेनोइक एसिड में मतलब ये वाला CH3, एक सेकेंड CH3COOH है ना, ये वाला, तो देखो 2 कार्बन है तो एथेन, और एक पे ओइक है तो एथेनोइक एसिड इसका नाम है, एथेनोइक एसिड लिखना जरूर। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, तो स्टीफन अभिक्रिया में ये होता है RCN, ये नाइट्राइलों से, और RCN की अभिक्रिया आप SnCl2 और SnCl2 के साथ में, SnCl2 के साथ में, एक सेकंड करा देता हूँ मैं, RCN इसकी रिएक्शन आप SnCl2 के साथ में आप HCl लोगे, जिससे आपको RCHNH बनेगा, और RCHNH इसको बोलते हैं इमीन, इसका आप फर्दर जल अपघटन कराओगे, तो जल अपघटन के तहत जो 2 H है वो तो यहाँ NH के साथ में, एक वो यहाँ लग जाएगा, तो ये देखो RCHO बन जाएगा, RCHO एल्डिहाइड, और साथ में NH3 अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है आपका स्टीफन रिएक्शन है ना, रासायनिक समीकरण देनी थी। और जो लास्ट आपका देखो टॉलुइन है, टॉलुइन की अभिक्रिया करानी है क्रोमिल क्लोराइड से, तो इसमें भी एक तरीके से मध्यवर्ती पूछा है, आप पूरी रिएक्शन कर सकते हो। ये रिएक्शन है वो इटार्ड वाली, इटार्ड डन है ना, कई बार दे रखी है टेस्टों में। तो इटार्ड अभिक्रिया में यहाँ जो ये आपका बेंजीन है, यहाँ ऊपर C से ये जुड़ेगा, ध्यान रखना C से जो है 2 H है ना, 3 H है, तो 3 H में तो 1 H यहीं पड़े रहने दो, और बाद में आपका जो है OCr यानी कि क्रोमियम, ये O, और यहाँ जो CH3 वाला जो H भी लगा हो यहाँ पे, और फिर HCl2 ये वाला, वापस देखो
HCl2 सेम सेम। अब ये टूटेगा कैसे, इस तरीके से, ये वाला ये बाहर निकल जाएगा। ये देखो बेंजीन के ऊपर CHO ये रह जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो आप पहले इसका ये मध्यवर्ती बना सकते हो ना, ये मतलब मध्यवर्ती देखो, क्योंकि CH2 आगे दे ही नहीं रखा है H3O, तो आप मध्यवर्ती इसका आंसर लिखोगे, है ना, दोनों के इंटरमीडिएट पूछ रखे हैं। चलो ये था बड़ा पेपर, कैसा लगा आपको, सॉल्यूशन कितने क्या नंबर आ रहे हैं आपके, वो इसमें ज़रूर बताना। और बाकी मैंने रिएक्शंस का पार्ट जो है वो 6 से लेकर 10 चैप्टर मैंने अभी 3-4 दिनों में कराया। आगे अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर अपन 1 से 5 का भी रिवीजन के रूप में ले लेंगे, और कोई पेपर होंगे तो अपन इस पर सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी वगैरह या फिर कैसी भी कोई दिक्कत हो, या फिर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में, या फिर अगर किसी के पास नंबर या टेलीग्राम ग्रुप का कोई लिंक वगैरह हो तो उस पर मैसेज कर देना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।